मुख्य रसोई का दृश्य था। पारंपरिक भारतीय की रसोई जहां चूल्हा जल रहा था और सुनीता चाय बना रही थी। सिमरन आटा लगा रही थी और गुड्डी खुशी से अपनी एमबीए की डिग्री लेकर दौड़ती हुई उनके पास आती है। माँ जी देखिए, मेरी एमबीए की मार्कशीट आ गई है। 85% मार्क्स के साथ फर्स्ट क्लास आई हूँ मैं। अब मैं नौकरी कर सकती हूँ। खुशी की बात है ना माँ जी? अरे बाप रे बाप, ये क्या नई मुसीबत लेकर आ गई है। हद है। पहले तो अच्छा लिट्टी चोखा बनाना सीख ले, फिर नौकरी शौकरी की बात कर लेना। घर की इज्जत का क्या होगा अगर तू बाहर नौकरी करने चले गई तो? लिट्टी चोखा बनाएगी तो घर की शान और शौकत बढ़ेगी। सिमरन चुपचाप आटा गूंथते हुए सर हिलाकर सास की बात से सहमति जताती है। उसका चेहरा उदास था और वो कुछ भी नहीं कहती। हाँ माँ जी, पहले घर का काम तो ठीक से सीख जाए। पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी हो सकती है, वो इतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन घर का काम माँ के संस्कार दिखाता है। अरे यार, मैंने दिन रात मेहनत करके एमबीए किया है, टॉपर हूँ मैं, और आप कह रही हैं कि लिट्टी चोखा बनाना सीख लूं? ये भी कोई बात हुई है क्या? आप लोग भी बिना सर पैर की बातें करती है। गुड्डी गुस्से में सिमरन को घूर कर देखती है और उसकी आंखों में ऐसा साफ नजर आ रहा था कि वो सिमरन से चिढ़ रही थी। और तुम भी कुछ कहो, बस पराठे बेलना ही आता है तुम्हें। कोई पढ़ाई लिखाई की बात करो तो चुप हो जाती हो, कुछ कहती नहीं। बस भी करो गुड्डी, ये कोई बात हुई? सिमरन कितनी भली लड़की है, चुपचाप अपना काम करती है और किसी से बहस नहीं करती। तुम्हारी तरह हर वक्त मुंह नहीं चलाती। संस्कार की बात होती है ये। रसोई में अब हर कोई तानाकसी कर रहा था। गुड्डी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सिमरन बेचैनी से रुक जाती है। हाँ माँ जी, ये तो परफेक्ट बहू है ना कोई सपने ना कोई इच्छा, बस पराठे बनाओ, खाओ और खुश रहो। वाह क्या बात है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट डमी बहू का। ना कुछ बोलने वाली ना कुछ सुनने वाली। गुड्डे जी, आप गलत समझ रही है। कमाल है, अब तुम मुझे समझाओगी? तुम्हें क्या पता कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, करियर क्या होता है? जब देखो पराठे बेलती रहती हो, रसोई में घुसी रहती हो। अगली सुबह की बात है। गुड्डी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। सिमरन बहुत परेशान होकर उसके पास आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। गुड्डी प्लीज मत जाओ, माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। ससुराल में लड़कियों को बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। मेरी बात मानो तो मत जाओ। बस बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे परेशान मत करो। नहीं, तुम इस तरह से नहीं जा सकती, ये परिवार की इज्जत का सवाल है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दोनों में जबरदस्त घमासान धक्का मुक्की शुरू हो गई। खींचतानी में सिमरन का बैग गिर गया और उसमें से कई सारे सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज और अवार्ड्स निकलकर इधर उधर फैल गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? शेफ हरप्रीत सिंह मास्टर शेफ इंडिया अवार्ड, इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन गोल्ड मेडल। ओह गॉड, इतनी सारी अचीवमेंट। हे भगवान, ये कुछ भी खास नहीं है, बस कागजात हैं बस। सिमरन कुमारी, डिप्लोमा इन एडवांस कुकिंग आर्ट्स, यूरोपियन कुकिंग स्पेशलाइजेशन, ये तुम्हारा नाम है? तुम प्रोफेशनल शेफ हो? सिमरन की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। वो हिचकिचाते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर साल भर का दबा हुआ दर्द अब एकदम से उमड़ आता है। जी हाँ, मेरे पापा जी शेफ हरप्रीत सिंह है। दिल्ली के 5 स्टार होटल में हेड शेफ थे। मैंने भी होटल मैनेजमेंट और कुकिंग आर्ट्स की पढ़ाई की थी, लेकिन शादी के बाद सबने कहा कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए, बाहर का काम उन्हें शोभा नहीं देता। तो तुमने अपना करियर छोड़ दिया, इतनी बड़ी शेफ थी और यहाँ चुपचाप पराठे सेक रही हो और माँ के ताने सुन रही हो। मैंने अपने सारे सपनों को मार दिया सिर्फ एक आदर्श बहू बनने के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी कदर नहीं की है आज तक। सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती, बेकार हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। गुड्डी का दिल अब पिघल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उससे ज्यादा काबिलियत तो उसकी जेठानी में है। वो शर्मिंदगी से सिमरन के पास ही बैठ जाती है। सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी अंधी कैसे हो गई थी? मैं समझ नहीं पाई कि तुम कितना बड़ा दुख अपने अंदर छुपा के बैठी हो। नहीं गुड्डी, गलती तो मेरी है ना। मैंने कभी तुम्हें अपनी असलियत के बारे में बताया नहीं। शायद हमेशा डर लगता था कि कहीं और कोई मुसीबत ना आ जाए। दोनों बहुएं एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कुछ देर तक दोनों चुपचाप रोती हैं। फिर गुड्डी के दिमाग में एक तरकीब आती है। सिमरन, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करते हैं।
तुम्हारी कुकिंग टैलेंट और मेरा बिजनेस नॉलेज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्या मतलब गुड्डी? मैं कुछ समझी नहीं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट, तुम्हारी स्पेशल रेसिपीज, भोजपुरी लिट्टी चोखा, पंजाबी पराठे, मैं मार्केटिंग और मैनेजमेंट संभालूंगी। कैसा आइडिया है? लेकिन गुड्डी, घर वाले कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, तो छुप छुपा कर करेंगे। सबको पता चलने तक हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर अपने आप ही सब लोग मान जाएंगे। कुछ हफ्तों के बाद का समय था। एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोनों बहुएं बहुत मेहनत से काम कर रही थी। दीवारों पर सिस्टर्स कैफे का बोर्ड लगा हुआ था। सिमरन, ये मेन्यू कार्ड कैसा लग रहा है? सिस्टर्स कैफे, ऑथेंटिक भोजपुरी लिट्टी चोखा और हैंडमेड पंजाबी पराठे, जबरदस्त है ना? कमाल का है, लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया ना, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो क्या करें? बुर्का पहनकर काम करना पड़ेगा क्या? जब तक सफल नहीं हो जाती तो वो भी कर लेंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। उनके चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक नजर आती है। रेस्टोरेंट में बहुत बिजी समय था। अचानक राजेश, अमनदीप, सुनीता और प्रीतम वहाँ खाना खाने आते हैं। गुड्डी और सिमरन घबराकर जल्दी से बुर्का पहनकर सर्विस देने लगती हैं। अरे वाह भाई वाह, लिट्टी चोखा तो कमाल का है। बिल्कुल घर का टेस्ट लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे गुड्डी ने बनाया हो। और यह पराठा, अरे बाप रे बाप, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजेदार पराठा कभी नहीं खाया। सिमरन के पराठे से भी अच्छा है ये तो। मुझे तो टेस्ट कहीं और चखा हुआ लगता है, लेकिन कहाँ, समझ नहीं आ रहा कि ये स्वाद मैंने कहाँ चखा है। गुड्डी और सिमरन डरकर एक दूसरे को देखती हैं और बुरखे में छिपने की नाकाम कोशिश करती हैं। ये रेस्टोरेंट तो शहर भर में बहुत फेमस हो गया है। सुना है 2 बहनें चलाती है। बहुत काबिल है दोनों। कौन सी बहन है भाई? ये तो कोई नहीं जानता। उनका असली नाम किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि एक MBA है और दूसरी इंटरनेशनल लेवल की शेफ। लेकिन हमेशा बुर्का पहनकर ही काम करती हैं दोनों। राजेश और अमनदीप शक की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिमाग में शक के बादल घेर आए थे। MBA? अरे हमारी गुड्डी भी तो MBA है और आजकल घर पर भी कम दिखती है। और इंटरनेशनल शेफ सिमरन तो सिर्फ सादे पराठे बनाती है या कुछ छुपा रही है। अचानक गुड्डी के बुरके से उसका मंगलसूत्र झलकता है। सुनीता की तेज नजर उस पर पड़ जाती है। बाप रे बाप, ये मंगलसूत्र, ये तो वही है जो मैंने गुड्डी को दिया था। गुड्डी, तू यहाँ क्या कर रही है? गुड्डी घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसे पकड़ लेता है। बुर्का उतारने पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है। माँ जी, वो मैं हद है, छुप छुप कर ये सब कर रही थी। और सिमरन, तू भी इसमें शामिल है। सिमरन भी डरकर अपना बुर्का उतार देती है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं। सिमरन, ये क्या हो रहा है? तू यहाँ काम कर रही है? ये शोभा देता है कोई? पापा जी, मुझे माफ करिए, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैं एक ट्रेन्ड शेफ हूँ और मुझे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। माँ जी, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने अपनी मेहनत से ये बिजनेस शुरू किया है। आप देखिए हम कितने खुश हैं और सारे कस्टमर भी। पूरा रेस्टोरेंट सन्नाटे से घिर गया। सभी कस्टमर इस ड्रामा को देख रहे थे। राजेश और अमनदीप परेशानी में नजर आ रहे थे। धीरे धीरे दूसरे कस्टमर्स भी तालियां बजाने लगते हैं। सुनीता और प्रीतम सिंह हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। अरे मैडम, आपकी बहुएं तो हीरो हैं, हीरो। इन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, यहाँ का खाना इतना फेमस है कि बाहर के शहर के लोग भी यहीं आते हैं खाने। सुनीता और प्रीतम सिंह की आंखें नम हो जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। गुड्डी, सिमरन, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम दोनों की काबिलियत को समझा नहीं। गलती मेरी ही थी। सिमरन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमारे घर का और अपने पापा का नाम रोशन किया है। सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। खुशी के आंसू और तालियों की आवाज से पूरा रेस्टोरेंट गूंज उठता है। गुड्डी और सिमरन अपने अपने सपनों को पूरा करने में सफलता पाती हैं। अब तो सच में ही सिस्टर कैफे चल गया हमारा। जी हाँ, अब हम दोनों मिलकर और भी बड़ा नाम बनाएंगे। कहानी के अंत में खुशी का माहौल था। दोनों बहुओं को अपने परिवार का प्यार और समाज में इज्जत दोनों मिल जाती है। उनका छोटा सा सपना एक बड़ी सफलता के बाद पूरा होता है। अनीशा और ज्योति दोनों साथ में जॉब करती थी। दोनों का रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं किया करता था, लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को अपने आप उठा भी देती है और ऑफिस भी पहुंचा देती है। उसी तरह से ज्योति और अनीशा दोनों जिम्मेदारी की वजह से मजबूरन ऑफिस जाती हैं। ऐसे ही शाम को दोनों ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में
एक नूडल का स्टॉल नजर आता है और वो स्टॉल कोई और नहीं बल्कि एक लड़की चला रही होती है। अनीशा और ज्योति दोनों फुल एटीट्यूड में उस लड़की के पास जाती हैं और बोलती हैं। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए एक प्लेट नूडल कर दो। और हाँ, वो जो BMW दिखाई दे रही है ना, हम वहाँ पे खड़े हैं, तो तुम हमारे लिए नूडल लेके वहीं आ जाना। पर मैडम आप वहाँ कैसे खाएंगे? वहाँ तो खाने की कोई जगह भी नहीं है। अरे उस गाड़ी के ऊपर नूडल की प्लेट रखकर आराम से खाऊंगी, और मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मेरी 2-3 सेल्फी खींचेगी। मैडम किसी की गाड़ी गंदी करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? मैं इतने सारी टेबल लगा कर रखी हूँ, आप यहाँ पर बैठ के खा लो ना। तो बोल तो ऐसे रही है जैसे ये BMW तेरे बाप की है। अब तुम लोगों की इतनी औकात तो है नहीं कि तुम लोग इतनी महंगी गाड़ी के सामने खड़े भी हो पाओ। मैडम मैं अभी आपसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि आप टेबल पर बैठकर खा लो। गाड़ी गंदी करने की जरूरत नहीं है आपको। देख, ज्यादा ना फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जिसकी गाड़ी है उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और देखो तो बोल तो ऐसे रही है जैसे कि इसके बाप की गाड़ी हो। अरे मैडम आपको पता नहीं है, पर ये गाड़ी मेरी ही है। बहुत समय से मेरा ड्रीम था कि मैं अपने पैसों से BMW खरीदूं, और ये देखो अब जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया है। और मैं अपने सपनों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरी गाड़ी को गंदा करें। एक नूडल बेचने वाली BMW लेकर घूम रही है। ये बात अनीशा और ज्योति को हजम नहीं होती है और वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और फिर आपस में दोनों बातचीत करने लगती हैं। यार ज्योति, मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना हम दोनों भी नूडल बेचने का काम शुरू करें। अरे एक बार जरा उस लड़की की शक्ल तो देख कर लग रहा है कि 4 दिन से नहाई नहीं होगी, और वो इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रही है। सच में यार, ऐसी नौकरों वाली नौकरी कर करके तो मेरा सर फटा जा रहा है। अरे यार तू जानती है ना, नूडल्स बेचने में कोई इज्जत नहीं है। आसपास के लोग हमारी कितनी बेइज्जती करेंगे। हर कोई यही कहेगा कि इतना पढ़ लिख के ये काम करने आई हैं। अरे तो पढ़ लिख कर हमने क्या ही उखाड़ लिया। 25,000 कमाते हैं महीने का, और 25,000 से होता क्या है आज के टाइम पर। या तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लो, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस सेट कर लो। और आज के टाइम पर तो अमीर लड़के मिलने से रहे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हमारी तरह ही गरीब बिजनेस के पीछे भाग रहा है। दुनिया में कंपटीशन इतना हो गया है ना कि समझ में ही नहीं आता कि इंसान क्या करे। वैसे तेरी बात बिल्कुल ठीक है। जब वो 2 कौड़ी की गवार लड़की इतना पैसा कमा सकती, तो हम क्यों नहीं नूडल बेच के कमा सकते हैं? हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। हाँ यार, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। पर यार तूने एक चीज नोटिस की, वहाँ पे कितनी भीड़ भी थी। अबे तो इतना पैनिक क्यों होती है यार? तुझे पता है ना, YouTube पे आजकल सब कुछ मिलता है। YouTube से ना हम बहुत अच्छा नूडल्स बनाना सीख सकते हैं। फिर हम खोल लेंगे नूडल स्टॉल। अब क्या था, दोनों दोस्त मिलकर ऑफिस से रिजाइन दे आती हैं और फिर घर बैठकर 1 हफ्ते तक नूडल बनाना सीखती हैं। लेकिन उन दोनों से नूडल सही से बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। जैसे तैसे नूडल बनाकर अब वह ये सोचने लगी थी कि वो भी BMW खरीद ही लेंगी, और फिर अगले ही दिन से दोनों नूडल बेचना शुरू कर देती हैं। शुरू में तो उनके पास 2-3 ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते 2-3 भी अब 1 पर आ जाते हैं, और मुश्किल से पूरा दिन में ही उनके पास बस 1 ग्राहक आता था। ये सब देखकर अनीशा और ज्योति को कुछ समझ नहीं आता और दोनों आपस में बात करती हैं। अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। नूडल बेचने का काम तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था, पर ग्राहक देखकर तो वो कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे और फिर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। अब तुझे क्या बताऊं अनीशा, मैंने अपने घर में बोल दिया है कि अब मैं नूडल्स बेच के BMW खरीद के रहूंगी। अगर BMW नहीं खरीद पाई तो मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ेगी। अरे यार, यही तो मैं भी करके आ गई हूँ अपने घर में। तुझे पता है, कल ही मेरे लिए ना एक रिश्ता आया था। वो लड़का दिखने में बिल्कुल काला भुना था, लेकिन तो सरकारी नौकरी वाला था। इसलिए मेरे घर वाले मुझे ज्यादा फोर्स कर रहे थे, और मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस में आकर कह दिया कि नहीं, जब तक मैं एक BMW ना खरीद लूं, तब तक मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगी। और अगर मैंने नूडल बेचकर BMW नहीं खरीद पाई ना, मजबूरन मुझे उसे काले भुने से शादी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना और अपने गलत फैसलों पर
पछतावा करना। ऐसा ही कुछ अब उन दोनों को भी लग रहा था। जाने अनजाने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर लिया था। अब बेचारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 15 से 20 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने नूडल बेचने पर जितनी लागत लगाई थी उतना उन्होंने कमाया ही नहीं था। एक दिन दोनों फिर से उसी नूडल वाली लड़की के पास जाती हैं और बोलती हैं, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। हमें नूडल का स्टॉल खोले हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक हमें ना तो मुनाफा हुआ है और ना ही कमाई। फिर तुम कैसे अपने ग्राहकों को हैंडल करती हो? हाँ यार, मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से तुम्हारे ग्राहक हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। आखिर कितने पैसे कमा लेती हो तुम जो तुमने BMW खरीद ली? उन दोनों की बातें सुनकर वह लड़की जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसे इस तरह हंसता देखकर ज्योति और अनीशा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है। अरे क्या बात है, अब बताओगी भी या हंसती रहोगी? इसलिए कहते हैं कि हमें कभी देखी देखा कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया और तुमने मान लिया कि वो BMW मेरी है, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, वो मेरे ही लोग हैं। वो तो बस पब्लिक को थोड़ा सा अपनी ओर करने के लिए कहा था मैंने, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है अक्सर इंसान उसी के पीछे भागता है। लड़के की बात सुनकर अनीशा और ज्योति का मुंह बन जाता है। दोनों को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है और दोनों वापस से अपना स्टॉल लगाने लगती हैं। सही में उस लड़की ने तो हमारा पोपट ही बना दिया। मुझे तो लगा था कि मैं नूडल्स बेच के BMW खरीद लूंगी, लेकिन देखो लालच में आकर आज हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे जब मैं घर जाऊंगी तो घर वालों को क्या ही बोलूंगी, उसके बाद मेरा पता नहीं क्या ही होगा। मेरी तो शादी ही करवा देनी है। जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसका भी मोए मोए हो गया। अब तो लोग मेरा मोए मोए बना देंगे। और नहीं तो क्या, सही कहा है किसी ने कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। शायद आज हमें ये देखने का मौका भी मिला है। तो देखा दोस्तों कि हमें कभी भी किसी का देखा देखी कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी काबिलियत के दम पर खुद को खड़ा करना चाहिए। अर्जुन को हिना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और अर्जुन हिना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी के बीच में धर्म आ रहा था। अर्जुन अपनी माँ से हिना के बारे में बात करते हुए बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक मुसलमान है और उसका नाम हीना है। अर्जुन, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बेटा, कम से कम आसपास के लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लिया कर। अगर लोगों को पता चला कि मैं हिंदू होने के बावजूद एक मुस्लिम को अपने घर की बहू बना रही हूँ तो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। माँ, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने घर वालों से मतलब है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, उसी तरह हीना से भी मैं प्यार करता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ माँ उससे। शुरू में अर्जुन की माँ हिना से शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन अर्जुन जैसे तैसे अपनी माँ को मना ही लेता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है, जिसे देखकर सास बोलती है, भले ही मेरी बहू मुस्लिम हो, लेकिन दिखने में ये बहुत सुंदर है। चलो पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो मेरी प्यारी बहू रानी, ये हमारा छोटा सा घर है और मेरे घर में रोजाना माँ वैष्णो देवी की पूजा होती है। तो क्या तुम हमारे लिए वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए तैयार हो? हाँ अम्मी, क्यों नहीं। वैसे भी भगवान तो सारे एक ही हैं, फिर चाहे पूजा वैष्णो देवी की हो या अल्लाह की, बात तो एक ही है। अब मैं आपके घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं अपने ससुराल वालों के हिसाब किताब से ही रहना है। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो अब चलकर मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। अब से तुम हमारे घर में एक नई शुरुआत करने वाली हो। ऐसे ही अब हिना अपने ससुराल के तौर तरीके के हिसाब से खुद को ढाल लेती है और हंसी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत में लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव एक आम सी बात है। ऐसे ही अब अर्जुन के घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है और घर की बिगड़ती स्थिति देखकर हिना खुद का ढाबा खोलने का फैसला लेती है। वह इस बारे में अपनी सास और पति से कहती है, अर्जुन, तुम तो जानते हो कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है और कहीं ना कहीं मेरे खाने में सबको स्वाद भी मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपना खुद का एक ढाबा खोलूँ।
हाँ, जानती हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी आएंगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। पर बेटा तू ये सब अकेले कैसे करेगी? अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ढाबा खोल पाए। घर की स्थिति तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। अम्मी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। बस कहीं से भी हमें थोड़े बहुत पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। उसके बाद तो मैं माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा खोलना चाहती हूँ। अरे वाह बहू, नाम तो बहुत ही अच्छा सोचा है तूने। एक मुस्लिम होने के बावजूद तूने माँ वैष्णो देवी का नाम रखा, इससे तुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। मम्मी जी, आप कैसी बातें करती हो? मैं आपसे शुरू में भी कह चुकी हूँ कि मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, जब मैं एक मुस्लिम होकर हिंदू परिवार में शादी कर सकती हूँ, तो मुझे हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म से या फिर हिंदू भगवान से क्या ही दिक्कत होगी। चलो फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहू की सोच इतनी अच्छी है। हिना के ससुराल वाले कहीं से थोड़े पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, जिसके बाद हिना जी जान लगाकर अपना माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा खोलती है। हिना के ढाबे पर तरह तरह के पकवान मिला करते थे, जिस वजह से हिना के पास शुरू से ही कस्टमर आने लग जाते हैं। हिना के हाथ के बनाए हुए खाने का स्वाद सभी को बहुत पसंद आता है और ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक हिना से कहता है, अरे बहन जी, आज जरा अपनी स्पेशल वाली थाली लगाइए। हिना अपने ग्राहक के लिए स्पेशल थाली लगाने लगती है। थाली लगाने के बाद हिना अपने ग्राहक को जैसे ही थाली दे रही होती है, तभी हिना के फोन पर उसके पति का फोन आता है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? किस लिए फोन किया आपने? सब खैरियत तो है ना? हाँ हिना, सब सही है, लेकिन जो सामान लेने तुमने मुझे इस मार्केट में भेजा है ना, यहाँ तो वो है ही नहीं। या अल्लाह, ये मेरे शोहर भी ना बड़े बेवकूफ हैं। अरे, मैंने जिस मार्केट में जाने के लिए कहा था, आप उसी मार्केट में है ना, या किसी और मार्केट में चले गए? अरे यार, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो ग्राहक हिना की सारी बातें सुन रहा था। तभी उस ग्राहक का ध्यान ढाबे पर जाता है। ढाबे का नाम देख और हिना की बातें सुन ग्राहक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वह हिना से बोलता है, अरे बहन जी, एक बात पूछूं आपसे। ढाबे का नाम तो वैष्णो देवी ढाबा है, लेकिन आप ये मुसलमानों की तरह क्यों बात कर रही थी? आप कहीं कोई मुसलमान तो नहीं? हाँ, मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरा नाम हीना है। एक बात और बताइए बहन जी, आप तो मुसलमान हैं, फिर ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी क्यों रखा? आपकी शादी क्या किसी हिंदू घर में हुई है? हाँ भाई साहब, मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरी शादी एक हिंदू परिवार में हुई है। मेरे परिवार में वैष्णो देवी माता को बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए मैं भी अब उनके साथ वैष्णो देवी की भक्त बन चुकी हूँ। इसलिए मैंने अपने ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी नाम रखा है। हे भगवान, क्या कर दिया इसने? अरे मनूस इंसान, ये मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट कर दिया तूने? मुसलमान होकर एक हिंदू को अपने हाथों का खाना खिला दिया। हे प्रभु, मुझे माफ करना। कोई सजा देनी हो तो इसे देना, पता नहीं क्या खिला दिया होगा मिलाकर। इतना बोलकर ग्राहक खाना छोड़कर चला जाता है और ढाबे पर बैठे आसपास के सभी लोगों को भड़काने लगता है, जिसके बाद सभी ग्राहक उठकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब हिना के पास बहुत ही कम ग्राहक आते थे। ये देखकर हिना परेशान होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक शाम हिना अपने घर में सभी से बात करती है। अर्जुन, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात है। बस इतना याद है कि जिस दिन उस ग्राहक ने मुझसे ढाबे के नाम के बारे में और मेरे मुस्लिम होने के बारे में पूछा, उस दिन से पता नहीं क्यों सारे ग्राहक आना ही बंद कर चुके हैं हमारे ढाबे पर। अरे बहू, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। देख, अगर सच में लोगों को तेरे हाथ का स्वाद पसंद होगा ना, तो वो तेरे ढाबे पर खाने के लिए जरूर आएंगे। फिर चाहे वो खाना हिंदू के हाथ का बना हो या मुस्लिम के, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तू अपने ढाबे में साफ सफाई और स्वाद का पूरा ध्यान रख और एक एक ग्राहक को क्या चाहिए वो भी ध्यान रख। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी जी। मैं हमेशा अपने ढाबे पर साफ सफाई का खास ध्यान रखती हूँ। चाहे अब थोड़ा सा नुकसान ही सही, पर इंतजार करो। जिस दिन ग्राहक को ये समझ आ जाएगा
कि तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वो आसपास के किसी भी ढाबे में नहीं, तो देखना एक दिन ग्राहक खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। ऐसे ही अब कुछ दिन तक हिना के ढाबे पर ग्राहक आते ही नहीं हैं, जिसके बाद सभी ग्राहक पास के ढाबे पर जाकर खाने लगते हैं, लेकिन ग्राहक को उस ढाबे पर हिना के जितना स्वाद नहीं मिल पाता है और अंत में सारे ग्राहक वापस से हिना के ढाबे पर आने लगते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, आपके मुसलमान होने पर आपको बहुत अपमानित कर दिया मैंने, लेकिन मैं भी क्या करता। आजकल न्यूज़ में यही सब दिखाते हैं कि ये खाने में मिला दिया, वो खाने में मिला दिया। उसको देखकर अब मैं घबरा गया था कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, लेकिन आपने साफ सफाई से और अच्छे से खाना बना के लोगों को जो दिया, तो लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की और वही तारीफ मैंने भी सुनी, तो मुझे भी लगा कि मैंने आपको ज्यादा बोल दिया था, तो मुझे भी वापस आकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो मैं आपसे माफी मांगने आ गया। और एक बात बताऊं बहन जी, आपके हाथों में स्वाद तो था, लेकिन अब मैं उस समय बोल नहीं पाया कुछ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आपके हाथों में स्वाद है और मैं दोबारा आप ही के पास आऊंगा खाने के लिए, क्योंकि आप अब बहुत साफ सफाई से खाना बनाती हो, ये तो मुझे समझ में आ गया है। और ऊपर से आपके ढाबे का नाम माँ वैष्णो देवी के नाम पर है, और माँ वैष्णो देवी की नाम की महानता ही इतनी है, उनका नाम लेने से पाप उतर जाता है। तो देखिए ना, आपका ढाबा भी तो उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भोजन करना तो बनता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझा। सच बताऊं तो मेरे मन में धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मेरा ये मानना है कि सारे धर्म एक ही हैं। और इस तरह हिना हंसी खुशी अपने वैष्णो ढाबे के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।